हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एचपी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हिमाचल की स्टेट जो पहले थी, आजकल ज़िला है चंबा, उसके बारे में। दोस्तों, जो हिमाचल की पुरानी रियासतें थी, उनके इतिहास से बहुत से प्रश्न आते हैं। चाहे आप कोई भी प्रश्न कोई भी एग्ज़ाम हिमाचल में दे रहे हैं, चाहे वो आप अलाइड का दे रहे हैं, चाहे आप एचएएस का दे रहे हैं, चाहे आप इवन छोटा सा एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी इनसे इनकी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो आज आपको बना रहा हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी सभी एग्ज़ाम्स के लिए। हो सके तो उनके आप साथ में नोट बना सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं चंबा की। चंबा जो रियासत थी पहले, उसको कलहन कलहन अगर अपने नाम सुना हो, कलहन एक राइटर था। उसने चंबा को चंपा के नाम से पुकारा था। वो चंपा या चंपापुरी के नाम से कलहन ने पुकारा था। तो ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं मैं इसमें बात करूँगा। मैं सिर्फ वही टॉपिक या बात कर रखूँगा इसमें वीडियो में जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 1909 में अगर आप बात करें, 1909 में एक जो अंग्रेज़ थे जिनका नाम था जे.पी.एच. वोगल। जे.पी.एच. वोगल जे.पी.एच. वोगल ने चंबा को अचंभा के नाम से पुकारा था। उन्होंने चंबा को एक अचंभा के नाम से पुकारा था। कई बार यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चंबा को अचंभा किसने कहा था। तो जे.पी.एच. वोगल जे.पी.एच. वोगल ने चंबा को अचंभा के नाम से पुकारा था, क्योंकि वहाँ पर उसने जो चंबा का म्यूज़ियम था, चंबा का म्यूज़ियम है भूरी सिंह संग्रहालय, वहाँ पर उसने अनेक चीज़ों को देखा, तो उसके कारण उसने ऐसा कहा था। आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे चंबा के वंश की। तो चंबा का जो वंश था, वो सारा का सारा वंश जो है वो किससे रिलेटेड करता है। चंबा का वंश है वो सारा का सारा वंश जो है सूर्यवंश से रिलेट करता है। चंबा सूर्यवंशी, चंबा के राजा जो थे वो सारे सूर्यवंशी थे। कांगड़ा के जितने भी राजा थे वो क्या थे, चंद्रवंशी थे। तो कांगड़ा के राजा चंद्रवंशी और चंबा के राजा थे सूर्यवंशी। अब स्टार्टिंग में हम करेंगे बात कि चंबा का स्थापना कब सबसे पहले हुई और उसके मेन से राजा कौन कौन से थे। तो सन 550 ईस्वी में चंबा की स्थापना की, और की किसने, मारू ने। राजा जो थे वो मारू थे, मेरू नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मारू। मारू ने चंबा की स्थापना की और उसने चंबा की राजधानी कौन बनाई, ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर या जो आजकल क्या है जिसको हम भरमौर कहते हैं, वो चंबा की राजधानी बनी, आधुनिक भरमौर। तो जो मारू था वो मोखरी राजकुमार था, कन्नौज से आया था। ये जो मारू था ये कन्नौज क्षेत्र से आया था, मोखरी राजकुमार था ये। अब जो मारू था उसके आगे जो संतानें उत्पन्न हुई वो कौन कौन थी। तो मारू का जो संतान थी उसका नाम था जयस्तंभ। मारू का जो लड़का था उसका नाम था जयस्तंभ। जयस्तंभ जो था उसके बाद जयस्तंभ के बाद क्या हुआ, उसका जो लड़का था उसका नाम था महास्तंभ। महास्तंभ और महास्तंभ के बाद जो अगला राजा बना वो था आदित्य वर्मन। अब आप ध्यान रखिए, यहाँ से नाम के साथ क्या लग गया, वर्मन। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि वर्मन जो नाम था अपने जो वर्मन जो सफिक्स था, तो वो अपने नाम के साथ सबसे पहले किसने लगाया, वो लगाया आदित्य ने। आदित्य ने सबसे पहले नाम के साथ वर्मन जोड़ने वाला राजा था। तो आदित्य वर्मन, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अब इस वर्मन का अर्थ क्या है, जो वर्मन हम बात कर रहे हैं, वर्मन का अर्थ क्या होता है, वर्मन का अर्थ होता है कवच। जैसे कवच पहनते हैं तो वर्मन का अर्थ क्या होता है, कवच, सुरक्षा। तो आदित्य वर्मन सबसे पहला राजा था जिसने कवच ये वर्मन पदवी ग्रहण की। उसके बाद
आदित्य वर्मन के बाद हम बात करेंगे, उसके बाद जो मेन राजा वो आया था मेरुवर्मन। बहुत ही मेन है मेरुवर्मन। मेरुवर्मन आदित्य वर्मन के एकदम से बाद नहीं था, लेकिन उसके आगे जो था मेन राजा, वो कुल मिला के 8वां राजा था। मारू से अगर हम बात करें क्रम से तो ये 8वां राजा था। अब मारू के बाद तो मेरुवर्मन जो था वो उसने चंबा में 680 से 700 ईस्वी तक राज किया, और इसको चंबा का शाहजहां भी कहते थे। चंबा का शाहजहां किसे कहा जाता है? मेरुवर्मन को, क्योंकि चंबा में बहुत से मेन से राजा हुए, जैसे मेरू, मारू, साहिल वर्मन आगे हम पढ़ेंगे, तो उन्हें नहीं, चंबा का शाहजहां कहा जाता है मेरुवर्मन को। तो शाहजहां चंबा का मेरुवर्मन है। और ये साथ में इसने अपने आप एक और उपाधि ग्रहण कर रखी थी, और वो कौन सी उपाधि थी? महाराजाधिराज। महाराजाधिराज, चंबा का महाराजाधिराज की उपाधि किसने ग्रहण की? मेरुवर्मन ने। उसने बहुत से मंदिर बनाए, और मंदिर भी वो भी इम्पोर्टेंट हैं, कई बार वही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे मणिमहेश का मंदिर, मणिमहेश मंदिर उसने बनवाया। उसके बाद इसने एक लक्षणा देवी मंदिर है, वो मेरुवर्मन ने बनाया, लक्षणा देवी मंदिर। उसके बाद छतराड़ी में शक्ति देवी मंदिर है, वो मंदिर मेरुवर्मन ने बनवाया। भरमौर में गणेश मंदिर, और अगर हम बात करें गणेश मंदिर के साथ साथ एक नरसिंह मंदिर है, वो भी किसने बनवाया? मेरुवर्मन ने। भरमौर में गणेश मंदिर और नरसिंह मंदिर भी मेरुवर्मन ने ही बनाया। और साथ में भरमौर में एक जो मणिमहेश मंदिर है, भरमौर में एक मणिमहेश टेम्पल है, मणिमहेश मंदिर है, उसके सामने इसने क्या किया? नंदी की प्रतिमा, इसके सामने नंदी की प्रतिमा रखवाई। किसने? मेरुवर्मन ने। जितने भी राजा भरमौर में जाते थे चंबा के, उनके लिए आवश्यक था कि सबसे पहले वो एक मंदिर में जाएं, और उस मंदिर का नाम था सूरजमुख मंदिर। सूरजमुख मंदिर जो है एक मंदिर है, वो कहाँ पर है? वो है भरमौर में। और ये इम्पोर्टेंट था कि चंबा का कोई भी राजा जब भरमौर जाता था वो सूरजमुखी मंदिर में जाता था। और ये इस मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? मेरू ने ही करवाया। तो ये चीज़ें थी इम्पोर्टेंट मेरुवर्मन से रिलेटेड। अब इसके अगले जो इम्पोर्टेंट राजा है वो है अजय वर्मन। अजय वर्मन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अजय वर्मन के काल में लाहौर में मुस्लिमों ने आक्रमण कर दिया। तो वहाँ से जो खत्री थे, तो खत्री, और दिल्ली से जो राजपूत थे वो, और ब्राह्मण, दिल्ली से राजपूत भी आए, ब्राह्मण भी आए, और लाहौर से आए खत्री। ये सारे उसमें, क्योंकि वहाँ पर जो था कोई मुसलमान, कोई तो आक्रमण कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, तो मुस्लिम आक्रमणकारियों के डर से ये लाहौर से खत्री और दिल्ली से राजपूत और ब्राह्मण जो था वो कहाँ आ गए? चंबा आ गए। और चंबा में आके ये बस गए, और ये बसे किस रूप में? गद्दियों के रूप में। तो चंबा में ये गद्दी के रूप में बस गए। तो कई बार यही प्रश्न आ जाता है कि किस शासक के काल में गद्दी चंबा में बसे थे? तो अजय वर्मन के शासन में बसे थे। और कौन थे? खत्री थे लाहौर के, ब्राह्मण और राजपूत थे दिल्ली के आए। अब इसका अगला जो इम्पोर्टेंट राजा था वो था लक्ष्मी वर्मन। लक्ष्मी वर्मन जो था वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लक्ष्मी वर्मन के शासनकाल में क्या हुआ? चंबा में प्लेग फैली और हैजा फैल गया। प्लेग और हैजा एक महामारी होती है, जैसे कि आजकल आपको पता है कोरोना फैला है। और जब कोरोना को फैला जैसे आजकल, तो जो सत्ता है, सरकार है, उसका सारा का सारा ध्यान उस महामारी के ऊपर चला जाता है। तो वैसे ही प्लेग के समय क्या हुआ कि राजकाज का जितना भी धन था वो सब इस महामारी को कंट्रोल करने में लगा। राज्य कमज़ोर हो गया, कुल मिला के लोग मारे गए, राज्य कमज़ोर हो गया। तो राज्य जब कमज़ोर हो जाता है, दुश्मन के होते हैं फ़ायदा उठाते हैं। जैसे आजकल चाइना जो है भारत के ऊपर बुरी नज़र रख रहा है। तो जैसे ये कमज़ोर हुए, तो वहाँ जो कीर जनजाति थी,
उसने क्या किया, चंबा के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। चंबा के ऊपर हमला कर दिया और कीर ने चंबा को हरा दिया। इस लक्ष्मी वर्मन को हरा दिया और ये मारा गया। लक्ष्मी वर्मन मारा गया। तो जब लक्ष्मी वर्मन मर गया तो राज किसका गया, कीर जनजाति का हो गया चंबा के ऊपर। और अगले 2 दशक तक, 2 दशक मतलब 20 सालों तक लगभग जो राज था वो किस जाति के पास रहा, कीर जनजाति के पास ही रहा, चंबा का। अब आगे राज वापिस कैसे है वो हम बात करेंगे। जो लक्ष्मी वर्मन था, लक्ष्मी वर्मन की जो औरत थी, जो एक पत्नी थी, तो वो पत्नी उसमें जब लक्ष्मी वर्मन मारा गया तो उसकी एक पत्नी यानी कि एक रानी क्या थी, वो गर्भवती थी। वो उसका गर्भ धारण किया था, तो वो गर्भवती थी। उसको उसके राजा के वजीर ने और साथ में उसके पुरोहित ने वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया, राज्य से निकाल लिया। वजीर ने और पुरोहित ने साथ में मिलके पत्नी को निकाल लिया वहाँ से, महल से। अब वो उसको साथ में ले जा रहे थे, लेकिन इस पत्नी को इस वजीर के ऊपर भी स्टोरी को आप ध्यान से सुनिए। इस पत्नी को, इस यानी कि रानी को, ना तो वजीर के ऊपर और जो दूसरा था वो पुरोहित के ऊपर भी क्या था, शक था कि ये मेरे लिए खतरा है। तो उसने क्या किया, चुपचाप जो था एक गुफा में गई, कोई बहाना बना के गुफा में चली गई। और वहाँ पर जब वो गई, वहाँ पर उसने एक संतान को जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन अब उसको डर था, एक तो अटैकर्स का भी, कोई हमला कर देगा, और साथ में वजीर और पुरोहित का भी। तो उसने उस पुत्र को वहीं गुफा में रहने दिया और वापस अपने आप आ गई वजीर और पुरोहित के पास और चल पड़े। वजीर और पुरोहित, जो वजीर थे और पुरोहित थे, चले पड़े। वो कुछ की दूरी जाने के बाद क्या हुआ, उनको कुछ शक हुआ। तो जब उनको शक हुआ तो उन्होंने क्या किया, रानी को पूछा। तो रानी ने जो था उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है, लेकिन मैंने उसको गुफा में छोड़ दिया है। तो जब वो वापस वजीर और पुरोहित वापस उस गुफा में गए तो वो पुत्र जो था वहाँ सुरक्षित था और उसके चारों ओर चूहे थे। चूहों ने उसको सुरक्षित रखा था। तो क्योंकि चूहों को संस्कृत में मूषक कहते हैं, तो इसलिए उस पुत्र का नाम क्या पड़ गया, मूषण पड़ गया। उसका नाम पड़ गया मूषण वर्मन। उसका नाम पड़ गया मूषण वर्मन। तो इसके बाद मूषण वर्मन जो था उसको वहाँ से लेके रानी चली गई। मूषण वर्मन को लेके रानी चली गई और एक ब्राह्मण के घर जाके ठहर गई, क्योंकि राजकाज तो चला गया था। तो ब्राह्मण के घर जाके ठहर गई बिना अपनी पहचान बताए। समय के साथ साथ क्या हुआ, लड़का वो मूषण वर्मन बड़ा हुआ। एक दिन वो क्या कर रहा था, खेल रहा था, तो जो उसके पैर थे वो आटे के ऊपर पड़े। जब आटे के ऊपर पैर पड़े तो उसके पैरों के ऊपर शाही चिन्ह थे, क्योंकि उसमें जो ब्राह्मण होते थे बहुत ज्ञानी होते, तो उन्होंने उसके चिन्हों से ये एस्टिमेट लगाया, ये पता लगाया कि ये तो लड़का शाही परिवार से संबंधित है। उसने, उस ब्राह्मण ने उस रानी को पूछा और उसने उसकी सारी कहानी बताई। अब वो ब्राह्मण उस रानी को साथ में लेके उसको कहाँ ले गया, उसको ले गया सुकेत के राजा के पास। सुकेत के राजा के पास ले गया। सुकेत के राजा ने उस रानी को आश्रय प्रदान किया। ठीक है जी, तो यहाँ तक स्टोरी होगी। सुकेत के राजा ने उस रानी को आश्रय प्रदान किया। समय के साथ साथ मूषण वर्मन क्या हुआ, बड़ा हुआ। सुकेत के राजा ने क्या किया, अपना एक लड़का मूषण वर्मन के साथ भेजा चंबा के ऊपर हमला करने के लिए। किसने, सुकेत के राजा ने। सुकेत का एक राजकुमार मूषण वर्मन के साथ गया और उसने चंबा पर हमला कर दिया और चंबा से अपने उनकी उस कीर जातियों से अपने राज्य को छुड़वा लिया। इसके साथ साथ मूषण वर्मन ने क्या किया, मूषण वर्मन ने इस राजकुमार को अपना वहाँ पर एक थोड़ी सी ज़मीन दे दी परगने के रूप में। उसे कहा गया चनोटा। चनोटा एक जगह है, वहाँ पर उसको परगना, चनोटा का परगना दे दिया उस राजकुमार को। और वो वहाँ राणा के रूप में, उनको एक पदवी दे दी गई राणा की। तो वो राणा के रूप में उस चनोटा के परगना में रहने लगे। कुछ समय के बाद क्या हुआ, जो इनकी पीढ़ियाँ, यानी कि कुछ पीढ़ियों के बाद, ये जो राणा, चनोटा का राणा था, इसकी बात चली। अब जो चनोटा का जो राणा था, इसकी कुछ पीढ़ियों के बाद क्या हुआ, उसने उस चनोटा के
परगने को छोड़ के एक और जगह है वहाँ पर उस जगह पर अपना महल बना दिया। चनोटा को छोड़ के कहाँ बना दिया उसने महल? खनियारा में। खनियारा में उसने अपना महल बनाया। अब उस राणा का नाम था रतन सेन, उसका नाम था रतन सेन। अब दिक्कत ये हुई कि खनियारा में जो उसने महल बनाया, उस महल की रोशनी जो कांगड़ा है, कांगड़ा के राजा का जो महल था वहाँ से सामने दिखाई देती थी, और उसको रात को वो रोशनी दिखाई देती हुई चुभती थी खनियारा के महल की। उसने संदेश भेज दिया रतन सेन को कि आप या तो खनियारा छोड़ के चले जाओ या इस महल को छोड़ दो, नहीं तो आपके ऊपर मैं अटैक कर दूंगा, हमला कर दूंगा। रतन सेन ने इस चेतावनी को इग्नोर कर दिया, कोई चक्कर नहीं है, कर बोलने दो उसको भी। अब क्या हुआ, कांगड़ा के उस राजा ने अटैक कर दिया, किसके ऊपर? रतन सेन के ऊपर, उस परगना के ऊपर, खनियारा के ऊपर। और रतन सेन को क्या कर दिया? सारे परिवार सहित मार दिया। यहाँ पर भी वही स्टोरी हुई कि रतन सेन की एक रानी जो थी वो गर्भवती थी, उसने अपने आप को छुपा लिया। इस रानी ने अपने आप को छुपा लिया। समय के साथ साथ इस रानी के एक लड़का हुआ, एक ब्राह्मण के घर में जाके उस लड़के का नाम रखा गया हरि सिंह, और उस हरि सिंह ने बाद में कांगड़ा के राजा से अपनी जागीर प्राप्त की। ठीक है जी। तो चंबा के राजा की हेल्प से उस कांगड़ा के खनियारा की जो जागीर थी वो प्राप्त की हरि सिंह ने। तो ये स्टोरी होगी वो राणा वाली। तो यहाँ तक का हुआ ये बात। अब अगला जो राजा आएगा वो आएगा साहिल वर्मन। साहिल वर्मन, हमने मुष्ण वर्मन तक बात कर ली, मुष्ण वर्मन ने राज्य प्राप्त कर लिया। मुष्ण वर्मन के बाद आता है साहिल वर्मन, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, लेकिन मेरे को लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे काइंडली ज़रूर कर लें, ताकि जैसे ही मैं इसके सेकंड पार्ट अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और जहां से आपने नोट्स के बनाने छोड़े हों वहीं से आप इनको आगे बना सकें। तो फ्रेंड्स, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय, थैंक यू।